अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में गुज़श्ता 2 हफ्तों से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसके 2 अदवार हो चुके हैं। मुज़ाकरात के आगाज को सियासी इस्तेकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है और हुकूमत के इस इक़दाम को आलमी सतह पर भी पजीराई मिल रही है कि वो एक ऐसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठी है जो मौजूदा पार्लियामेंट को तस्लीम करने को तैयार नहीं, जिसने हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, मैंडेट को नहीं मानती। लेकिन हुकूमत ने मुल्क में सियासी इस्तेकाम की खातिर तमाम तर ये इख्तिलाफात पसे पुश डालकर तहरीक इंसाफ को मौजूदा सियासी धारे में शामिल होने का एक मौका फराम किया। PTI की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात करना इस बात की भी दलील है कि अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। जो कल तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाह थे, अब वो हुकूमत से ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से भी हुकूमत के जरिए ही बात करने के ख्वाहिशमंद है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम की जानिब बढ़ते कदमों की बड़ी वजह मुल्क का माशी इस्तेकाम है। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह तकरीबन 37-38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी है, जबकि करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस में है। शरह सूद 22% से कम होकर 13% पर आ चुका है और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जल्द यह शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। इसी तरह और इसके बाद ग्रोथ रेट में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक इजाफा हो रहा है। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की सारी तवज्जो सिर्फ एक ही चीज़ पर है और वो है पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम। मुल्क की मईशत इस डगर पर आ चुकी है कि मुल्क में होती सियासी हलचल उसकी राह में अब रुकावट नहीं बन सकती। हुकूमत माशी इस्तेकाम के बाद सियासी इस्तेकाम के लिए संजीदा है। मुल्क में आजकल ये बातें फैलाई जा रही हैं कि कहीं बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। चंद इंतहाई आला ज़राए से हमने इस मामले पर गुफ्तगू की तो उन सब ने बिल्कुल सख्ती से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की इस बात की तरदीद की। कहीं पर भी PTI से किसी भी लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। ज़राए का यह भी कहना है कि सियासी मामलात हुकूमत और अपोजिशन ही मिलकर हल करें, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि बानी PTI को जेल से कहीं और शिफ्ट करने की पेशकश की गई है। तो हमारे ज़राए कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाए और इसीलिए PTI अडियाला जेल से बानी PTI से मुलाकात के बगैर भी मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार है। लेकिन ऐसा कोई मामला उन्हें कोई ऑफर की नहीं गई। माशी फ्रंट की बात की जाए, हुकूमत ने इस महाज पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसका क्रेडिट बिलाशुबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है। साथ में SIFC की भी भरपूर मेहनत शामिल है। माशी मैदान में सूबों की कारकर्दगी की बात करें, हमें पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रोज़ाना 2-3 मनसूबों के इफ्तिताह करती हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह सिंध को आप देखें, बलूचिस्तान को आप देखें तो दोनों के वज़राए आला हमें काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सूबाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। खुद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा वहाँ कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। सूबे के अवाम को शिदत पसंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। आज भी जिला लक्की मरवत के इलाके कबल खेल में फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने 17 सिविलियन वर्कर्स को बत्ताखोरी के लिए अगवा किया। अगवाकारों ने वहाँ के मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। अब तो ये मामला जो है उस तरफ जा रहे हैं। बात करें मौजूदा हुकूमत की तब्दीली की तो ऐसी कोई बात किसी भी जगह किसी भी फोरम पर ज़ेर गौर नहीं। मौजूदा हुकूमत जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं एज वी स्पीक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जब तक शहबाज शरीफ मौजूदा कारकर्दगी दिखाते रहे उस वक्त तक वो अपनी सीट पर बरजमान रहेंगे। बात करें हुकूमती इत्तेहादियों की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिन चीज़ों पर इख्तिलाफात सामने आए थे उन पर बातचीत जारी है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का विजिट भी किया। नाज़रीन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब फवाद चौधरी ने, साबिक वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, जबकि आगे चलकर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइएगा कि एक तो ये मुज़ाकरात कहीं जाते आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरा साथ में कि आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी। क्या बनी गाला शिफ्ट होना ये उनकी मर्जी है, ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि
मुज़ाकरात जो हैं वो ही हल है और मुज़ाकरात में पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो दोबारा सही साबित हुआ। जो वो कह रहे थे कि देखिए आप कह रहे हैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात करें, लेकिन इनमें तो बिल्कुल ही कोई इख्तियार नहीं है, सलाहियत नहीं है। और आपने देखा कि तमाम जो इस वक्त क्रीम है, यानी इसाक डार साहब, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, यही नून लीग की मेन लीडरशिप है। और इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है कि एक मुलाकात ही अरेंज कर लें पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान से, और वो ये मुलाकात नहीं करा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पीएमएलएन की पास जो सिविलियन इस सेटअप में स्पेस कितनी है उनके पास इस सेटअप में। तो ये एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट जो है वो फैक्ट है जो सामने है, और इमरान खान इसी फैक्ट की तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो करा रहे थे। अब यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो बनी गाला शिफ्ट हों या पेशावर जाएं या जो भी है। देखिए, इमरान खान को आपने 17 महीने जेल रख लिया है और आप 6 महीने और रख लेंगे अगर आप रखना चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पॉपुलर नैरेटिव है वो इमरान खान के साथ है और उनको वो एक्चुअली वो तो बहुत बढ़ गया है। और जब तक या तो आप 2 सालों में इमरान खान के पॉलिटिकल नैरेटिव का मुकाबले में कुछ नैरेटिव बना लेते, वो है नहीं। सो अब तो ये एक एक्सरसाइज है जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनसे इमरान खान जो है वो माइनस नहीं हो रहे पॉलिटिक्स में, और पीटीआई से एक इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है सारी लड़ाई में। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा आपने जिस जानिब इशारा किया कि प्लान की क्रीम शामिल है मुज़ाकराती टीम, और वो मैनेज नहीं कर पा रहे कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए, करा दें उसकी। मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में इस्टेब्लिशमेंट ने ना कोई किरदार अदा किया, ना वो किरदार अदा करना चाहते हैं, बल्कि क्लियर कट मैसेज ये है कि जी हुकूमत को भी और इनको आप जाने और पीटीआई जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम मुज़ाकरात कल करना चाहते थे ना आइंदा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी यही है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला मामला है, इवन जब नाम भी ले लिया जाता है। तो ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है ना। देखो ना, जीरो टॉलरेंस वाला क्या मामला है? आपके पास बंदूक है, आपने चाहे एक 500 बंदा कमरे में बैठा हुआ है, एक बंदा भी पिस्तौल लेके आ जाएगा तो जाहिर है पिस्तौल वाला ही हावी हो जाएगा ना। लेकिन ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है ना। आप मुल्क चला रहे हैं, खाली गुस्से से तो मुल्क नहीं चलता। 25 करोड़ का मुल्क है, जामद हो गया है, 2 साल में तबाही फिर गई है, डिवीजन ऊपर से लेके नीचे तक मुल्क डिवाइड है, कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। इस वक्त हालत यह है, हिंदुस्तान से पहले पाकिस्तान हमेशा कंपैरिजन हिंदुस्तान से कर रहा था, अब यहाँ कंपैरिजन करे लोग मजाक उड़ाते हैं आपका अफगानिस्तान से कंपैरिजन शुरू हो गया। सो ये तो जो अगर जो मुझे नहीं पता कि आपकी जो भी इतलात हैं कैसे हैं क्या है, बट आई थिंक इफ दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस थिंकिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। लेकिन चौधरी साहब, एक आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के जराए ये भी देते हैं, गवर्नमेंट के जराए कह दें, आला जराए कह दें, जो भी उसको समझा जाए, कि एटलीस्ट हमने देखा है कि पिछले 1 साल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेजुअली हम आते देख रहे हैं, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ रहा है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पोलराइजेशन में जिन्होंने इजाफा किया या मुल्क को स्टेबल हालत में नहीं देखना चाहते थे, वो बिल्कुल साइड लाइन भी हो चुकी हैं। तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है वो मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो कि ग्रेजुअली आ रही है। जिस सेटअप के साथ मुल्क के 70% लोग ही ना हों, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकती। ये इस वक्त राइट्स के इश्यूज ऊपर है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर आप स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। आपको चाहिए कि आप अपने जो कैमरामैन हैं, आपकी जो टीम है, उनसे पूछे कि इन्फ्लेशन तो कम हुई है ना चौधरी साहब, इन्फ्लेशन में इजाफा होना कम हुआ है, जो कि 33% के ऊपर 23% के ऊपर पहुंच गया था। वो एक नेचुरल सेटलमेंट के होती है, उसके नतीजे में नीचे आया है। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां अजीरन हैं। मुझे नहीं पता कि ये कौन, मैं देखें मुझे बड़ा मौका मिला है, तवील अरसे मैंने हुकूमतों को करीब से देखा है। ये जो मैक्रो इकोनॉमी फिगर्स हैं ये कहीं मैटर नहीं करते। ये तो जिस मर्जी को आप बेवकूफ़ बनाना चाहें आप बैठा के बेवकूफ़ बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो गया है, स्टेट बैंक का गवर्नर
गवर्नर बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये इसलिए ज़ीरो हो गया है कि आप दरामदात की इजाज़त नहीं दे रहे, रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है पाकिस्तान में। जैसे मिफ्ता इस्माइल जैसे जो रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं कि कुव्वत ख़रीद इतनी कम हो गई है, लोग जो हैं आपने देखा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो अभी आपने देखी है कि पॉवर्टी में जो इतना इजाफा हो गया, लोग स्लिप कर गए गुर्बत में, तो पाकिस्तान की मईशत तो तबाह बर्बाद है। इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत तबाह बर्बाद है, पाकिस्तान की समाज तबाह बर्बाद है। तो मुझे नहीं पता कि अगर 4 लोगों जो बैठे हुए ऊपर कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा माहौल है, तो उनका तो अच्छा ही माहौल है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी अरबों रुपया जो है वो प्राइवेट वकीलों को दे दिया गया है, नैब के वकीलों को अलहदा, टेररिज्म के वकीलों को अलहदा, और अब ख्वाजा हारिस साहब को ही 4-5 करोड़ रुपया उठा के दे दिया डिस्पाइट के अटॉर्नी जनरल और सारे लोग थे। फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर काउंटर करने के चक्कर में 2 अरब रुपया जो है वो और दे दिया है, और सारी गिद्दे जो हैं वो अब उसमें अपने हिस्से के लिए जो है वो बैठ गई हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते जिस तरह चलाने की कोशिश। मुझे साहब एक बात बताएं, जो तहरीक इंसाफ ने जो 1.5-2 साल सियासत की, ऑब्वियसली आप उनने उससे बल्कि बड़ा खुल के डिसएग्री किया कि ये पार्टी जो है ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। एज वी स्पीक इस वक्त पार्टी जहां पे खड़ी है, आपके ख्याल में पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कम से कम जो इन्होंने तो देखें ऐसी सियासत की है कि मेन स्ट्रीम जो सियासी धारा है उससे भी अपने आप को आउट ले जाके एक बंद गली में अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि आपको प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता है पाकिस्तानी सियासत में। क्या करना चाहिए इस वक्त तहरीक इंसाफ को? पीटीआई की जो पॉलिटिक्स में जो सबसे तबाहकुन आई वुड से एलिमेंट है वो टेक ऑल है। जो वो समझते हैं कि जो अपना वो इस चीज़ को सीरियस ही ले गए हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हैं। देखिए अपोजिशन में तो अकेले नहीं आप हो सकते। जो मेन इशू है, सबसे बड़ी जो गलती हुई वो तो ये थी कि 9 फरवरी को जो तहरीक नहीं चलाई गई, उसके नतीजे में जो मूवमेंट चलनी चाहिए थी वो नहीं चल सकी। अब उसके बाद जो अलाइंस नहीं बना सक रहे, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। और पीटीआई का जो स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरीके से अरेंज की, जिसमें स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखिए ना इन मुज़ाकरात में अगर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब बैठे हों साथ, बल्कि उनके ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हों, तो पोजीशन और होगी। लेकिन यहाँ पे भी वो इन लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सके। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। सच्ची बात तो यह है कि सवाए अली अमीन के और असद कैसर के बाकी लोग तो ना इमरान खान को इतना जानते हैं, ना इमरान खान उन्हें इतना जानते हैं। ये तो एक आर्जी तौर के ऊपर लोग जो हैं उनको फिल इन किया गया है, और उसकी वजह से जो पीटीआई की पोजीशन उल्टी कमज़ोर लग रही है कि शायद वो बहुत कीन है मुज़ाकरात में। इमरान खान तो कोई ऐसी कीननेस का इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि मुज़ाकरात में कोई कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और दूसरा मेरी नज़र में जो पीटीआई के इस वक्त जो एक इंटरनेशनल प्रेशर बन गया है, उसको भी जो है वो उस तरह से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रही। सो पीटीआई की स्ट्रेटजी में बहुत खामियां हैं, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अवामी एक रेला इस वक्त इमरान खान के साथ इतना ज़्यादा है कि उसको सेटल किए बगैर पाकिस्तान सेटल हो नहीं सकता। सो आपने इतना बतौर एनालिस्ट मैं आपसे पूछूंगा, बतौर पॉलिटिशियन नहीं, इस चीज़ का जवाब दें कि तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत के साथ बैठना, जिसको वो इललिजिटिमेट गवर्नमेंट मानती रही कि जी मैंडेट हमारा चोरी किया है पूरा सारा, आखिर क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ इस गवर्नमेंट के साथ मतलब बैठने का मतलब ये है कि आप मुझे मान के चलेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, और एक मैं आई माइट बी रॉन्ग लेकिन सिक्स सेंस मेरी है कि इन मुज़ाकरात से पीटीआई को वो हासिल नहीं होगा जो वो हासिल करना चाह रहे थे। तो क्या बैठना बिल्कुल क्या दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी, और क्या वजह आप बनी क्या वजह जिसकी वजह से इनके साथ बैठना पड़ा इनको? बैठना ही होता है, पॉलिटिकल पार्टी ने तो बैठना ही है ना। आप बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ जाना, मिलिटेंट तो नहीं है ना आप। जाहिर है कि मुज़ाकरात ही करने हैं, और
मैंडेट भी तस्लीम करने वाली कोई बात नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी साहब, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे फ्रीडम फाइटर थे और ये जो ब्रिटिश अपना जो इस्तेमार था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जदोजहद की, 40-45 साल जदोजहद की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उनके साथ बैठते नहीं थे या उनकी कमेटीज़ में नहीं शामिल होते थे। 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई और सारा एक सिलसिला जो आखिर तक चला। तो इसका मतलब बैठने का मतलब ये तो नहीं होता कि आपने मैंडेट तस्लीम कर लिया। ज़ाहिर है कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं वो बैठेंगे ही और क्या करेंगे। आई थिंक इसके ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि एक और मुज़ाकरात के नतीजे में हुए हैं और उन मुज़ाकरात में बहरहाल कुछ ना कुछ कामयाबी मिली है, जिसमें ये भी आपने सुना ही है, जिससे आपने भी सवाल भी पूछा कि इमरान खान जो हैं वो बनी गाला उनको शिफ्ट किया जाए। जो तजावीज़ आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, ज़ाहिर है वो आपके सामने स्क्रीन पे तो नहीं हुए ना, ये तो बैक एंड के ऊपर ही हुए हैं। तो उन मुज़ाकरात के नतीजे में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे मुज़ाकरात का जाना ही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद बिलावल भुट्टो के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रहा क्या है। कल प्राइम मिनिस्टर भी गए, पीपल्स पार्टी बयान तो दे रही है, लेकिन क्या मुतालबात हैं उनके और क्या ये मामला सेटल हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सियासी मामलात पर फवाद चौधरी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और उससे पहले जो हमने अपने इब्तिदाइये में कहा कि अच्छी बात है कि सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग की तरफ आई हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि गुज़श्ता 1 साल में अगर हम देखें तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें, चाहे आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, लेकिन हमें ये हुकूमतें कम अज़ कम काम करती नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर पुख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी है, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए भी एक लम्हे फ़िक्रिया है। इस वक्त मेयर कराची और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा सर, ये जो डायलॉग एक हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वैसे तो होपफुल है गवर्नमेंट भी, आपकी जमात भी और पीटीआई भी कि अच्छी तरफ ये बात जाएगी और जानी भी चाहिए। पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क के लिए जो है वो अच्छा अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसे टाइम में जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आते देख रहे हैं मुल्क में, अगर ये मुज़ाकरात किसी वजह से अगर डिरेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आप समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इसका असर पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, मेरा बहैसियत अदना से सियासी कारकुन के, बहैसियत शहरी के ये मानना है कि जो मईशत का चैलेंज है, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ थे, उनको ओवरकम करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बिकॉज कोई इन्वेस्टर, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ट्रस्ट करते हुए 10 बार सोचती है जब उसको इस बात का ज़रा सा भी डाउट हो कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी कि अल्लाह करे ये बेटर सेंस प्रिवेल करे। ये जो तमाम सियासी जमातें यकसोई के साथ सोच रही हैं कि हाँ, सियासी अफरा तफरी का पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसी सोच को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह करे कि माइंडसेट यही रहे और ये जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके जो पॉजिटिव समरात हैं वो हम पाकिस्तान की आवाम को देने में कामयाब हों। इंटरेस्ट रेट कम हो, महंगाई कम हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो रोज़गार लोगों के लिए आएगा, मुलाजमत के मौक़े उनके लिए बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान के जमहूर को होगा, पाकिस्तान की आवाम को होगा, और जब पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है तो पाकिस्तान की जमहूरियत का भी फिर फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने मुलाकातें की, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट से भी, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी उसमें मौजूद थी। अब आपके गिले शिकवे काफ़ी ठीक ठाक थे नून लीग की गवर्नमेंट से,
और बयानबाजियां भी हमने देख उस जानिब से नहीं, लेकिन आपसे गिले शिकवे काफी सख्त किए गए। यहां तक कहा गया कि जी हमारी वजह से इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कायम है, तो जो आपने वादे वगैरह किए हुए हैं उस पर अमल दरामद करें और फैसला साजी में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए। अब उसके बाद डेलीगेशन इसहाक डार साहब से मुलाकातें हुई, फिर एहसन इकबाल साहब आए। कल क्या डिस्कस हुआ और पीपल्स पार्टी कितनी हद तक मुतमईन है कि कल का जो दौरा था उसके बाद आपके कंसर्न्स जो है वो एड्रेस हो जाएंगे? देखें आदिल, जब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से है, उसकी बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि नून लीग के पास अपने नंबर्स मौजूद नहीं है हुकूमत फॉर्म करने के लिए। ये एक माइनॉरिटी हुकूमत है बीइंग लेड बाय मियां शहबाज शरीफ, और उसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कलीदी किरदार है। हमारे जो MNAs हैं उनके वोट की बड़ी इम्पोर्टेंस है, और हमारी इम्पोर्टेंस मज़ीद इसलिए बढ़ जाती है कि हमने कोई वजारत नहीं मांगी, हमने वजारत उज़्मा नहीं मांगी। हमने ये नहीं कहा कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर हमें बना दें, फॉरेन मिनिस्टर हमें बना दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें बना दें। हमने कुछ नुकात तय किए थे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कि जब हुकूमत फॉर्म हो जाएगी तो मूविंग फॉरवर्ड ये नुकात होंगे, ये कंटूर्स होंगे जिसके ऊपर आप मामलात को आगे लेकर चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉइंट्स थे या हमारे नुकात थे, हमारा ये मानना है कि उनको जिस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। और जब एक शख्स के, एक सियासी जमात के, एक सोच के अगर वो इश्यूज़ एड्रेस नहीं होते तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मुनाफकत करें और साजिशें करें, या दूसरी चीज़ ये कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी, कानूनी, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना कन्वे किया, वज़ीर आज़म को भी किया, वफाकी हुकूमत को भी किया, जिसके ऊपर मुख्तलिफ डिलिब्रेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की चल रही हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन उसके ऊपर नहीं आया, लेकिन हम पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और हमारा जो नुक्ता नज़र है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। जो कल का वजीर आजम पाकिस्तान का कराची का दौरा था, मैं मुर्तजा भाई कल पे मैं आता हूं, लेकिन साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करके फिर आप कल पे आए कि पहले इसहाक डार साहब की उसमें कमेटी बनी, डेलीगेशन, फिर उसके बाद एहसन इकबाल साहब आए। क्या इसमें ताखीर पे ताखीर क्यों हो रही है? कल फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ गए और ये 5-6-7 महीनों से पीपल्स पार्टी की गिले शिकवे जो है वो चल रहे, लेकिन अभी तक वो एड्रेस नहीं हुए। नाउ ओवर टू यू, और कल की भी प्लीज इसमें बात शामिल कर लें। आदिल यार, किसी भी रिलेशनशिप में गिले शिकवे मैं समझता हूँ एक नॉर्मल सी चीज़ है। गिले शिकवे एक्सप्रेस करने से रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाती है, रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो जाती है, बल्कि गिले शिकवे कन्वे करने से और उनको एड्रेस करने से जो रिलेशनशिप है वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। तो हम पुर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ जो हमारे रिजर्वेशंस हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करेगी। जो एहसन इकबाल साहब का कराची का दौरा था वो अगेन एक हुकूमती दौरा था, रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो कल का दौरा था वो जो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी अच्छी जामे रिपोर्ट शाया की गई है क्लिनिकल मामलात के लिए, कंडीशंस के लिए, उसका वहाँ पर लॉन्च था। कुछ कस्टम्स के काम जो इदारा कर रहा है उसके हवाले से था। स्टॉक एक्सचेंज जाके जो इतनी अच्छी पेशरफ्त और परफॉर्मेंस हमारी स्टॉक एक्सचेंज की रही है, उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आए थे। इसके अंदर जो सियासी मामलात हैं, ये जो सियासी इशूज़ हैं, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू चल रही है। वो कमेटी है जिसके अंदर इसहाक डार साहब नून लीग की जानिब से उसको लीड करते हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं जो इंगेज करते हैं। लेकिन कल का मैं समझता हूँ दौरा का कोई ताल्लुक़ उसके साथ नहीं था और अभी तक वो इश्यूज़ एड्रेस नहीं हुए हैं। लेकिन उम्मीद आज भी कायम है कि इंशाअल्लाह वो इश्यूज़ एड्रेस होंगे, बिकॉज पीपल्स पार्टी अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रही। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो
आपके सैलाब के मुतासरा ख़ानदान हैं सूबा सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, उनके घर बनाने के लिए जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, हम फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, उसी तरीके से जो वफाकी हुकूमत है उसको भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, उसको मुनसिफाना तरीके से, इक्विटेबल तरीके से तय करने के लिए पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग को साथ बैठकर फैसला करना है। हम ये कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जो कि आईनी एतबार से हर 3 माह के अंदर होना है, वो नहीं हो पाया अभी तक, उसको बुलाया जाए। तो हमारे जो इश्यूज हैं वो प्योरली मुल्क के वसीतर मफाद में है, और मैं पुरुमीद हूं कि वज़ीर आज़म भी ये चाहते हैं। तीन चीजें गिनवाई, लेकिन एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो काफी, वो पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला है। पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हसन मुर्तजा साहब करते हैं वो आपको पता है, वो तो बिल्कुल इसके लिए तैयार बैठे हैं कि ये इत्तेहाद खत्म हो जाए हमारा। यार आदिल, अगर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर आपने हुकूमत का साथ दिया है और आप ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ आपके कुछ हुकूक होते हैं, और अगर वो हुकूक आपको नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिजर्वेशंस तो होंगे। तो हसन मुर्तज़ा साहब एक नज़रियाती सियासी कारकुन है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे। सरदार सलीम साहब जो हैं वो गवर्नर के ओहदे पर तो इस वक्त बराजमान हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक नज़रियाती सियासी कारकुन है जिसने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का साथ दिया है। तो नेचुरली वो जो हमारे कारकुनान को मायूसी है, या लेट से उनके जो इश्यूज़ पंजाब हुकूमत की सतह पर शायद हल नहीं हो रहे, तो बहैसियत उनके लीडर के उनका काम है उन रिजर्वेशंस को एक्सप्रेस करना। और बिलावल साहब इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि अगर हमारे एमपीएस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे जो कारकुनान हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। ठीक है, चलें। मुर्तजा वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेयर कराची हमारे साथ बिलावल साहब के तर्जुमान भी है। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि और जमहूरी जमात का बिल्कुल रवैया इसी तरह जमहूरी होना चाहिए कि रिजर्वेशंस हमारी मौजूद हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो एड्रेस हो जाएंगी, और ऑब्वियसली जो इत्तेहादी हुकूमत होती है उसमें ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। अभी वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को यूएस के 47th प्रेसिडेंट की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे सदारत के लिए अहम ओहदों पर नामजदगियां की हैं, जिनमें उनकी जीत में अहम किरदार अदा करने वाले इलॉन मस्क भी शामिल हैं, जो कि एक्स के आप मालिक कह सकते हैं उर्दू में, जिन्हें नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे का सरबराह नामजद किया है। इलॉन मस्क गुज़श्ता चंद दिनों से बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की सियासत में मुसलसल अपनी एक्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के अहम लीडरान ने इलॉन मस्क के इस अमल की मजम्मत भी की है, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, सर कीयर स्टार्मर की, जो 6 माह पहले ही इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतकर बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उन पर इलॉन मस्क की जानिब से ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल में मुलव्विस होने पर न सिर्फ इल्जामात आयद किए गए, बल्कि यह भी कहा गया कि उन्हें तो जेल में होना चाहिए, और लेबर पार्टी जो है ये इसका बड़ा फेलियर है। एक मजीद पोस्ट में इलॉन मस्क ने किंग चार्ल्स जो हैं उनसे पार्लियामेंट को तहलील करने और बरतानिया में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। यानी बिल्कुल ये बरतानिया में पिछले 200 साल में नहीं हुआ। एक और पोस्ट में उन्होंने खातून वजीर जेस फिलिप्स को कैद करने का मुतालबा किया और उन्हें बुराई और शरीर मखलूक करार दिया। उसके अलावा इलॉन मस्क सियासी जमात रिफॉर्म के तारिकीन वतन मुखालिफ सोच, यूके सोच रखने वाले इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा नाइजल फरज की हिमायत में पेश थे। चंद ही रोज बाद अब वो कह रहे हैं कि नाइजल फरज में वो खूबियां नहीं जो पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए एक रहनुमा में होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि रिफॉर्म पार्टी को एक नए लीडर की अब नाइजल फरज की जरूरत, उसकी बजाय इलॉन मस्क ने जो है टॉमी रॉबिन्सन
की अब हिमायत कर रहे हैं, जो कि इस्लामोफोबिक सोच रखते हैं। इस वक्त तौहीन अदालत के जुर्म में वो जेल में है। अमेरिका और बरतानिया से हटकर मस्क की जर्मन इंतखाबात में भी जो है जिस तरह की उन्होंने मुदाखलत जो है हमें सामने नजर आ रही है। जर्मनी के दाएं बाजू की तारकीन वतन मुखालिफ जो वो है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी, उसकी बढ़ चढ़कर वो हिमायत कर रहे हैं। उनकी इस बेजा दखलंदाजी के बाद आलमी रहनुमाओं उनसे शदीद नाराज हैं। सर कीयर स्टामर ने बरतानिया में बच्चों के जिनसी ग्रूमिंग बारे में एलन मस्क के बयान को झूठ करार दिया और ये कहा कि वो गलत मालूमात जो है वो फैला रहे हैं। When the poison of the far right leads to serious threats to Jess Phillips and others, then in my book a line has been crossed. इसके अलावा स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं पेड्रो सैंचेज, उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स के बानी इलॉन मस्क पर कड़ी तनकीद की। उनके बकौल अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप के साथी हमारे इदारों पर खुलेआम हमले कर रहे हैं और नफरत को हवा दे रहे हैं। इसी तरह खुद नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद हफ्ते पहले डेनमार्क के जेर कंट्रोल जजीरे ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल की मलकियत हासिल करने के लिए फौजी मुदाखलत के इम्कान के बारे में बात करके बहुत से लोगों को वहां बेचैन कर दिया। ट्रंप ने दोनों इलाकों को अमेरिका की इक्तिसादी सलामती के लिए अहम करार दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो कनाडा को अमेरिका में अमेरिका की रियासत बनाने के लिए माशी दबाव इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कनाडा की सरहद को मसनूई करार देते हुए कई बार इस बात का जिक्र किया कि कनाडा अमेरिका की 51 जो है 91वीं रियासत बन सकता है। अमेरिकी सदर और उनके करीबी साथी इलॉन मस्क की जानिब से दिए जाने वाले इन बयानात को आलमी रहनुमा कितना संजीदा ले रहे हैं और ये बयानात क्या सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो रहेंगे या आगे भी कुछ हो सकता है और ट्रंप से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अली नवाज़िश हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, हमने तो पूरा खाका रख दिया। ये हो रहा क्या है? ऐसे लग रहा है कि इलॉन मस्क जो है वो पूरी दुनिया से उन्होंने पंगे ले लिए। इसको चले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलॉन मस्क और ट्रंप में। देखिए, इलॉन मस्क की तो आप ये मिसाल लेना कि उनको एक खिलौना मिला हुआ है और वो बैठ के जब दिल करता है किसी के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली एक्स के वो जिस तरह आपने कहा मालिक, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने यूज़ किया क्योंकि वो मालिक ही हैं, बिकॉज वो अपना पब्लिकली ट्रेडेड है, ही इज़ द सोल अथॉरिटी, वो उसको ओन करते हैं जी। तो अब उन्होंने मेरा ख्याल है शायद देखा है, एक तो उनके व्यूज जो हैं वो बड़े कंजर्वेटिव और राइट और फार राइट की तरफ जाते जा रहे हैं। टॉमी रॉबिन्सन और वो आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो ही इज़ बिन प्रोग्रेसिंग दिस वे और वो लिबरल्स के और जहाँ भी गवर्नमेंट्स जो जिस तरह लेबर होगी यूके के अंदर या कनाडा में जस्टिन ट्रूडो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर पर्टिकुलरली अटैक कर रहे हैं और फार राइट को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जिस तरह ट्रंप की जीत के अंदर एक रोल अदा कर लिया है, तो आई थिंक उनको शायद लग रहा हो कि अब मैं जर्मनी में भी, अब मैं यूके में भी, मतलब दुनिया भर में फार राइट उसको उस मूवमेंट को वो आगे लेकर चलें। और मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये मैगा मूवमेंट या ट्रंप तक जो उनकी रीच, ऑब्वियसली क्योंकि ग्लोबल है, एक्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, तो वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी एक आइडियोलॉजिकल उसके लिए भी, और साथ वो उसको साथ शुगल में भी मेरा ख्याल है वो बैठे बैठे कोई चीज़ उन्हें नज़र आती है और कभी कभार कॉन्ट्रडिक्टरी ट्वीट्स भी होती हैं उनकी, नॉट नेसेसरीली कि वो एक फ्रेमवर्क पे ऊपर होती हैं या एक तरफ वो कर रहे होते हैं। बट यस, इलॉन मस्क एक अनहिंज्ड किस्म की पर्सनालिटी तो थे, बट ही हैज नथिंग टू लूज। अच्छा, मुझे दूसरे बताया कि ये और फिर अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कनाडा जैसे मुल्क को कि आप हमारी 51st जो है इकानमी, हाँ, वो रियासत बन जाए, मतलब लिटरली आप तो अमेरिका तो देखिए सुपर पावर भी है। कनाडा में लोगों ने क्या ऑफेंसिव, कनाडा में पहले तो पीपल डिसमिस्ड इट एज अ जोक, उन्होंने कहा ये मजाक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो जब बोलना शुरू हुए, पहले टैरिफ्स की उन्होंने बात की, तो 25% के, क्योंकि कनाडा की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट ही अमेरिका है और कनाडा अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू कनाडा जो अमेरिका से इम्पोर्ट करता है $100 बिलियन ज़्यादा। तो इसलिए
ट्रंप बार बार कहता है कि हम कनाडा को सब्सिडाइज कर रहे हैं जी। तो अब ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा, क्योंकि वो इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट किया जाए। अच्छा। पहले भी उसने रीनेगोशिएट किया था आके, और वो चाहता है कि इसमें बैलेंस हो। ट्रेड डेफिसिट्स जो अमेरिका के हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे कनाडा के साथ हो, चाहे दूसरे ममालिक के साथ हो, आइडियोलॉजिकली वो चाहता है कि उनमें बैलेंस आए। तो इसलिए उसने टैरिफ्स की थ्रेट की। ट्रूडो भाग के, जो मेरा ख्याल है उसने गलत किया, क्योंकि ट्रूडो एक वीक प्राइम मिनिस्टर है, ऑलरेडी उसने कह चुका है मैं रिजाइन कर चुका हूँ, मैंडेट नहीं है, लोग बड़े खिलाफ हैं कनाडा में ट्रूडो के। तो वो चला गया। अच्छा, ट्रंप की इससे ईगो बूस्ट हो गई कि अच्छा देखें मैंने ट्वीट की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भागा भागा मेरे पास आ गया, मेरे दरबार पर उसने हाजिरी दे दी। तो फिर उसने ट्वीट करना शुरू कर दी 51st स्टेट और ये वो। अच्छा, फिर उसके पीछे वो सीरियस हो गया। सो कनाडा में उसकी रिसेप्शन यही रही है कि ऑब्वियसली कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, कनाडा का एक पूरा सोशल फैब्रिक डिफरेंट है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ, अगर आप इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करना चाहते हैं, कुछ कनाडा के बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि हम कोई EU मॉडल या इस तरह की चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बिकॉज वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एम्बिट के अंदर आती हैं। बट ये नहीं हो सकता कि कनाडा किसी तरह 51st स्टेट बने। लेकिन जो ट्रंप ग्रीनलैंड की बात कर रहा है और पैनामा की बात कर रहा है, वो उसमें कंजर्वेटिव मूवमेंट के अंदर उन दोनों की पहले से एक डिमांड मौजूद है। अच्छा। क्योंकि पैनामा US कैनाल जो है वो US ने बनाई थी। वो पैनामा मुल्क की बात नहीं करे, पैनामा कैनाल की बात करे। पैनामा कैनाल US ने ही बनाई थी और जिमी कार्टर ने पैनामा को हैंड ओवर कर दी, जिसके ऊपर उस वक्त भी कंजर्वेटिव्स का बड़ा एक सख्त रद्द अमल था। तो अब वो चाह रहे हैं कि उसको वापस लें। और ग्रीनलैंड के लिए भी पहले भी अमेरिका कोशिश कर चुका है और उसकी प्रोटेक्शन भी अमेरिका के ज़िम्मे है। तो अमेरिका शायद चाहता है, अब ग्रीनलैंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है डेनमार्क से, तो अमेरिका कहता है ठीक है हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आर्कटिक वाटर्स खुल रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया बन जाएगा, तो इसलिए ग्रीनलैंड का और पैनामा कैनाल का उनका इंटरेस्ट इस तरह है। अली भाई, आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब यहाँ से तो रोजाना ईलोन भाई भाई करके वो टैग हो रहे होते हैं कि आप फ्री इमरान खान की बात करें, ये बात करें, वो डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं, काफी एक्सपेक्टेशंस है। रिचर्ड ग्रेनल ऑलरेडी बोल रहा था, क्या ये ट्रियो जो है वो इस तरफ भी आ सकता है? और देखिए, पहली बात एक ट्रंप के बारे में हमें समझने की है कि वो ट्वीटें जो करता है, ये पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं, ये ट्रंप के साथ हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। ये उसकी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास, हमारे सामने है। उसने उससे पहले जो जो ट्वीटें की थी, जो जो बातें की थी, वो उसमें कोई शायद इंप्लीमेंट की हो उसने। बॉर्डर वॉल कहा था मैं बनाऊंगा, आई बिल्ड अ वॉल, वो नहीं बना सका। मैं डिपोर्टेशंस उस वक्त भी उसने कहा था करूंगा, वो नहीं कर सका। मुस्लिम बैन की बात की थी तो वो 6-7 मुल्क कर सका। सो वो बॉम्बास्टिक बातें करता है, ट्वीट्स करता है, उसको वो अटेंशन पसंद है, अपनी ईगो बूस्ट पसंद है, बट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो इतना नहीं जा सका। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान की और इमरान खान की और ये बातें की, देखें आप लॉबियस्ट को इंगेज करके कुछ ट्वीट्स वगैरह करा लें, वो कर लें, बट स्टेट लेवल पॉलिसी अमेरिका का पूरा एक एपरेटस है, बहुत सारे सेफ गार्ड्स मौजूद हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पेंटागन में हो। वो इस तरह नहीं होता कि आप बैठ के दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करना शुरू कर दें या इस तरह की डिमांड्स रखते हैं। और अगर लिस्ट ऑफ डिमांड्स होंगी अमेरिका की पाकिस्तान से, तो मेरा ख्याल है ये प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे होगी, बहुत नीचे होगी और या होगी ही नहीं। अली मोइन नवाजिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला मौसमियाती तब्दीली का है, जिसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने मुतनब्बे किया है कि जमीन को मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इकदाम लेने की अशद जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग चंद साल या दहाइयों में नहीं, बल्कि एक सदी से ज्यादा अरसे में इसमें इजाफा हुआ। हाल ही में एक रिपोर्ट जो शाया हुई, उसके मुताबिक गुज़श्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ और कराची के साहिल के साथ समंदर की सतह में 1.1 मिलीमीटर इजाफा हुआ। अगरचे 2006 से 15 तक समंदर की सतह में इजाफा 3.6 मिलीमीटर देखा गया। पाकिस्तान के खुश्क और साहिली इलाकों में बारिश में 10 से 15% कमी आई, जिसके बाद बाइस जो है वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफी मुतासिर हो रहा है। लेकिन साथ ही मुल्क में तेज बारिश जो अचानक तेजी से आती है, उसमें भी इजाफा हुआ। इसी के साथ मुल्क में जो हीट वेव है वो जो अगर दिनों में गिने जाएं, उसमें भी हमने इजाफा देखा। इस सदी के आखिर तक मुल्क में दर्जा हरारत में 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे का इम्कान है, जबकि समंदर की सतह में 60 सेंटीमीटर तक इजाफा भी होगा। आजकल के शदीद मौसमियाती वाक़यात को देखें तो इससे साफ जाहिर है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया में तब्दीली आ रही है, लेकिन
लोगों में इस हवाले से आगाही उतनी नहीं है। डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से एक आगाही मुहिम शुरू की, जिसका मकसद अवाम में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उससे निमटने के तरीकों के बारे में आगाही पैदा करना है। मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक राय मौसमियाती तब्दीली जनाब मलिक अमीन असलम साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, और खुसूसन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया वो कुछ कर रही है कि इन चैलेंजेस से वो निमट सकते हैं? क्योंकि इस साल के आखिर तक भी तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त दुनिया को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो ये क्लाइमेट चेंज का है। आजकल भी अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क में जो उनके फॉरेस्ट फायर लगे हुए हैं कैलिफोर्निया के अंदर, वो एक सबसे डेवलप्ड जो इकोनॉमी है उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे, और वो उसकी जो वजह है वो क्लाइमेट चेंज ही है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्राई वेदर जो है वो परसिस्ट कर रहा है, और साथ हवाएं ऐसी चल रही हैं जिससे वो आग जो है वो फैलती जा रही है, और तकरीबन 10-15 हज़ार एकड़ से ज़्यादा एरिया के ऊपर वो फैल चुकी है इस वक्त, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। मैं अभी देख रहा था कि जो कंटेनमेंट ऑफ द फायर जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, वो 0% पे है, यानी कि वो उससे बिल्कुल उनके काबू से बाहर है। इसी तरह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम तो टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं जो कि इस मसले से मुतासर हैं, और ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो देखे भी हैं और फेस भी किए हैं, और आइंदा आने वाले सालों में ये चैलेंज बढ़ता जाएगा। अब आपने सवाल ये किया है कि इसके से निपटना कैसे है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है और इसको ग्लोबली आपने निपटना है, और उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुई हैं। पहले क्योटो एग्रीमेंट साइन हुई थी, फिर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट साइन हो जाती हैं, उन पर अमल दरामद ममालिक उस तरह से नहीं होता जी। और वजह यही है कि इसमें एक इनएक्विटी है, और मतलब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं, और वो अपनी जो जिम्मेवारी है उसको संभालने के लिए, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये मसला तो कहीं नहीं जा रहा, और ये मसला पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली थी जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने शायद उनकी नज़र से ही नहीं गुजरी, और वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है जी, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 2050 तक जो दुनिया के हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर गर्मी इतनी शदीद हो जाएगी कि वहाँ पर रहना मुश्किल होगा, उसमें से कई पाकिस्तान के अंदर है, और तकरीबन हमारे 10 अजला ऐसे हैं जिसमें से 60% जो हैं वो पंजाब में हैं और 40% सिंध में हैं, जहाँ पर इतनी सख्त गर्मी हो जाएगी कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रह नहीं सकेगी। ये बहुत ही सीरियस। मलिक साहब, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या आपको नजर आ रहा है कि देखिए क्या सूबों का जो किरदार है, 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों का ये सब्जेक्ट है, क्या वो फ्रंट फुट पे किरदार अपना अदा कर रहे हैं जिसकी इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए, इसमें क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें फेडरल लेवल पे इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि जो आपका ग्लोबल लिंक है वो फेडरल लेवल के ऊपर है, वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नहीं होता। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जब ये डेवोल्यूशन हुई 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाई गई, और उसका मकसद ये था कि जो ग्लोबल लेवल पे आपकी इंटरलिंकेजेस हैं उनको फिर आप सूबे तक पहुंचाएं, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन फेडरल लेवल पे बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम प्रोविंसेस में यकसां तरीके से काम हो रहा हो। हमारे ज़माने में हमारी गवर्नमेंट में जब हमने प्रोजेक्ट्स किए, जो बिलियन ट्री सुनामी था या 10 बिलियन ट्री सुनामी, उसके बाद आया फिर प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव थे, उन सब के अंदर यही फार्मूला लगाया गया था कि प्रोजेक्ट की जो थिंकिंग है, पॉलिसी मेकिंग, वो सूबे के इश्तराक से फेडरल लेवल पे बनाई जाती थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबा ही करता था, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन फेडरल लेवल पे और मॉनिटरिंग फेडरल लेवल पे होती थी, और यही मॉडल हमें अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आगे दरपेश होने वाले हैं। इसमें हमारे जो सैलाब तो हमने देखे हैं कि जिस शिद्दत से आ रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, उनका फैलाव और उनका जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह हीट वेव्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए हमें अपना पूरी जो डेवलपमेंट की जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ
कंपैटिबल, और जो ये सोच के की जाए कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसको भी हमने फेस करना है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब मसलन हमें अपने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे ना सिर्फ आप अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त मुल्क में बढ़ाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज के एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी बनते हैं। उसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, उसमें हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं, ग्रीन एरियाज आ जाते हैं। इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपने देही इलाकों में बल्कि अपने जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर भी। हमें अपने एग्रीकल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, ताकि हम जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके साथ हम उसको अलाइन कर सकें उन तब्दीलियों के साथ, जिसमें हमारे सीड्स की तब्दीली शामिल है, हमारे जो साइकिल ऑफ क्रॉपिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें हमें अब अर्जेंट बेसिस पे करनी होगी। अच्छा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं कि हमें अर्जेंट बेसिस पे इनको देखना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इस पर देखिए अवेयरनेस मीडिया से आती है, मीडिया में भी एक किरदार मीडिया को अदा करना होगा। डॉन मीडिया ग्रुप ने एक आगाही मुहिम ब्रीथ पाकिस्तान शुरू की और फरवरी में हम एक सेमिनार भी होगा। क्या मीडिया को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए कि ये आगाही बढ़े इस मामले पर? बिल्कुल आदिल, ये मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा डॉन ग्रुप को, जिन्होंने ये पहला स्टेप लिया और ये बड़ा ज़बरदस्त और टाइमली स्टेप है कि पाकिस्तान में हम इसको एक मेन स्ट्रीम जो अपने इश्यूज़ हैं उनके अंदर शामिल करें। हम 24 घंटे यहाँ पर सियासी कशमकश में पड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, जिसका कोई आउटकम नहीं होता। ये तो एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान की आगे आने वाली ज़िंदगी और मौत का जिससे ताल्लुक़ है, और इसके लिए मीडिया की आगाही बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी इसका पता हो। और अगर मीडिया में जब आप चीज़ हाईलाइट करते हैं तो फिर पॉलिसी मेकर्स जिनको इसका नहीं पता होता या जो इनको इसकी प्रायोरिटी का नहीं पता होता, वो इसकी अहमियत को समझते हैं और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं उनको डॉन ग्रुप को खराज तहसीन पेश करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने इसको उठाया और इसमें उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, जिसमें से कम्युनिटी लेवल की भी बात है, इसके जो असरात है उसके ऊपर भी बात हो रही है, सोल्यूशंस के ऊपर भी बात हो रही है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एक इशू है और मल्टी डायमेंशनल डिबेट जो है ये डॉन ग्रुप के ऊपर हो रही है। इसकी वजह बहुत शुक्रिया। कमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।